प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम द्वादश कक्षा के अध्याय 10 भुगतान संतुलन पर चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय से 1 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समझते हैं। अब हम सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आता है राशिपातन का प्रभाव किस व्यापार पर होता है। तो राशिपातन का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर होता है। निम्नलिखित में से पूंजी खाते की मद कौन सी है। तो पूंजी खाते की मद है विनियोग आय। भुगतान संतुलन में शामिल होते हैं। तो भुगतान संतुलन में आयात, निर्यात, सेवा, पूंजी, स्वर्ण आदि के व्यवहार शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से भारत किसका आयात नहीं करता है। तो चाय का आयात नहीं करता है। चालू खाते की मद कौन सी है। बैंकिंग। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में चलते हैं व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, फिर चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो। निरंतर प्रतिकूल भुगतान संतुलन भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। फिर आते हैं व्यापार संतुलन में आयात एवं निर्यात की दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। चौथा, जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा से घटा दिया जाता है तो अवमूल्यन कहलाता है। खालिस्तान। पांचवें में संतुलन में केवल दृश्य मदें सम्मिलित रहती है। तो व्यापार संतुलन में। फिर सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। तो नंबर 1, भौगोलिक श्रम विभाजन का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, सत्य है। 2 देशों के बीच व्यापार स्थानीय व्यापार कहलाता है, असत्य। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक संकट काल में बहुत सहायक होता है, सत्य है। नई व्यापार नीति की घोषणा 1991 में की गई थी, सत्य है। फिर भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता देश है, असत्य है। सही जोड़ी मिलाइए। तो इस सही जोड़ी में भारत का भुगतान संतुलन सदैव प्रतिकूल रहता है। राशिपातन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अवमूल्यन देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में कम करना या निर्यात प्रोत्साहन। फिर चालू खाते की मद है आयात निर्यात। भुगतान संतुलन सदैव रहता है संतुलन में। नई व्यापार नीति 1991 में आई। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो अपने देश से वस्तुएं दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है। तो निर्यात कहलाता है। बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित विदेशी विनिमय दर क्या कहलाती है। लोचदार विनिमय दर कहलाती है। फिर किसी देश के आयातों व निर्यातों के अंतर को क्या कहते हैं। तो व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार का क्या उद्देश्य होता है। तो व्यापार का उद्देश्य लाभ अर्जन होता है। उपहार, बीमा, यातायात, पर्यटन आदि को कौन सी मदों में रखते हैं। तो अदृश्य मदों में रखते हैं। फिर व्यापार का उद्देश्य क्या होता है। तो व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल की जाती है। तो केवल दृश्य मदें शामिल की जाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें आते हैं। नंबर 1, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में किन्हीं 4 बिंदुओं में तुलना कीजिए। तो व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन इसमें नंबर 1 आते हैं। इसमें केवल आयात निर्यात का विवरण होता है। इसमें आयात निर्यात के विवरण के साथ साथ सेवाओं, पूंजी, स्वर्ण आदि के आयात निर्यात को भी सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक अंग है। भुगतान संतुलन अधिक व्यापक शब्द है। तीसरा, व्यापार संतुलन का देश के पक्ष में न होना चिंता का विषय है और भुगतान संतुलन का देश के पक्ष में न होना चिंताजनक है। फिर व्यापार संतुलन अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। भुगतान संतुलन सदा ही संतुलित रहता है। प्रश्न को समझ गए होंगे हम। अब चलते भुगतान संतुलन की 4 विशेषताएं बताइए।
तो भुगतान संतुलन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड। यह एक देश का अन्य देशों के साथ किए गए आयात निर्यात संबंधी भुगतानों व प्राप्तियों का क्रमबद्ध लेखा होता है। नंबर 2, निश्चित समय अवधि। तो यह समय की एक निश्चित अवधि, प्रायः 1 वर्ष का लेखा जोखा होता है। दूसरा, व्यापकता। तो इसमें सभी प्रकार की दृश्य, अदृश्य एवं पूंजी अंतरण की मदों को शामिल किया जाता है। ये चलते हैं दोहरी अंकन प्रणाली। तो दोहरी लेखा अंकन प्रणाली के आधार पर ही भुगतान व प्राप्तियों को लेखाबद्ध किया जाता है। 5वां, स्वसंतुलन। तो दोहरी लेखांकन प्रणाली लेखा दृष्टिकोण से स्वतः ही भुगतान शेष को संतुलन में रखती है। अब प्रश्न, भुगतान के चालू खाता और पूंजी खाता में अंतर बताइए। तो भुगतान शेष के चालू खाता और पूंजी खाता में अंतर। भुगतान शेष में चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात और एक पक्षीय अंतरणों का विवरण होता है, जबकि पूंजी खाते में वे सभी लेन देन दर्ज होते हैं जिसमें एक देश के निवासियों द्वारा शेष विश्व से पूंजीगत परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का आदान प्रदान होता है। दूसरा, चालू खाते के लेन देन प्रवाह के रूप में होते हैं, जबकि पूंजी खाते के लेन देन स्टॉक के रूप में होते हैं। चालू खाते में संबंधी लेन देन देश की चालू आय में परिवर्तन लाते हैं, जबकि पूंजी खाते के लेन देन देश के पूंजी स्टॉक को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम, भुगतान संतुलन के चालू खाते की मुख्य मदों के नाम बताइए। तो भुगतान संतुलन के चालू खाते की मुख्य मदों में नंबर 1, दृश्य वस्तुओं का निर्यात व आयात। तो दृश्य वस्तुओं का आयात व निर्यात चालू खाते की सबसे बड़ी मद है। निर्यातों को लेनदारी पक्ष तथा आयातों को देनदारी पक्ष में रखा जाता है। दूसरा, अदृश्य व्यापार। तो इससे विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे यातायात, यात्रा, बीमा, ऋणों पर ब्याज, लाभ तथा लाभांश विशेषज्ञों की सेवाएं आदि का आयात निर्यात शामिल किया जाता है। तीसरा, एक पक्षीय अंतरण। तो विदेशों से प्राप्त दान व उपहार आदि लेनदारी पक्ष तथा अन्य देशों को दिए गए इस प्रकार के दान व उपहार देनदारी पक्ष में रखे जाते हैं। चौथा, फुटकर। तो इनमें विज्ञापन, आयोगों, फीस पेटेंट, फीस रॉयल्टी, फिल्मों के किराए, सदस्यता फीस आदि सम्मिलित रहते हैं। अब स्थिर तथा लोचशील विनिमय दर में अंतर बताइए। तो स्थिर एवं लोचशील विनिमय दरों में अंतर में चलते हैं। नंबर 1, स्थिर विनिमय। तो स्थिर विनिमय और दूसरा लोचशील विनिमय। नंबर 1, विनिमय दर सरकार द्वारा घोषित की जाती है और इसे स्थिर रखा जाता है। लोचशील विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। दूसरा, इस व्यवस्था के अंतर्गत विदेशी केंद्रीय बैंक अपनी मुद्राओं को एक निर्धारित कीमत पर खरीदने व बेचने के लिए तत्पर रहते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत विनिमय दर स्वतंत्र रूप से विदेशी विनिमय बाजार में निर्धारित होती है। केंद्रीय बैंकों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसमें परिवर्तन नहीं आते और इनमें सदैव परिवर्तन आते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए। तो विनिमय दरों में परिवर्तन के कोई 4 कारण। तो विनिमय दर उच्चावचन के कारण, विनिमय दर क्या है, विनिमय दर को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का वर्णन, विनिमय दर की का अर्थ एवं परिभाषा। तो विनिमय दर को समझ रहे हैं हम। धन्यवाद। अगले PDF में समझते हैं विनिमय दर। प्रणाम सभी को।